हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में री नीट होने वाली है, उसके बाद में आपके रैंक और आपके रिजल्ट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। इसके अलावा क्या गड़बड़ी एनटीए से हुई है और बाकी 23 लाख स्टूडेंट को क्या गलती है या फिर उनको क्या इसका फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस यानी कि इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि अपने लिए बहुत ज़्यादा काम की हो सकती हैं। तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब चैनल को करना, क्योंकि आपकी आवाज़ हम बनकर खड़े हो रहे हैं। तो हमें आपका साथ की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे और हमारे साथ इसी तरीके से इस लड़ाई में आगे रहते रहोगे, क्योंकि यहाँ पर उन 23 लाख स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है जो कि बेनिफिट एनटीए इन 1563 स्टूडेंट को दे रहा है, क्योंकि इन्होंने पिटीशन फाइल किया था इसलिए, और बाकी स्टूडेंट को इसमें कोई फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि उन्होंने कोई पिटीशन फाइल नहीं की है। बात करेंगे वीडियो में आगे, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक बातों से जो कि आपको पता होनी चाहिए, और इस तरीके से हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं नीट के 9 फरवरी से लेके 9 मार्च 2024 तक। एक महीने का टाइम मिलता है, जो कि अपन को समझ में आता भी है। डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था 16 मार्च तक, क्योंकि अपन सभी को पता है कि वो जो आधार कार्ड है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। उस वजह से ये एग्ज़ाम की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो एक्सटेंड हुई थी। वो अच्छी बात है। कोई बच्चा अगर किसी रीजन की वजह से पीछे रह जाता है तो उसको यहाँ पर चांस मिला, ये फेयर एंड स्क्वायर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक अपन मानते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट फर्स्ट मोड आता है यहाँ पर कि एनटीए रजिस्ट्रेशन अपने रीओपन करता है, जो कि आज तक कभी दोबारा नहीं हुआ, यानी कि कभी पहले नहीं हुआ, जो कि 9 से लेके 10 अप्रैल 2024, जो कि एग्जाम में अभी एक महीना भी नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले भी रजिस्ट्रेशन रीओपन होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, किसके लिए होते हैं, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अपने पास में इसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो अपन इसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन इतना घपला होने के बाद में अपन इजीली समझ सकते हैं कि ये किसके लिए हुआ होगा और क्यों हुआ होगा। दूसरी बात आती है, सवाई माधोपुर में एक एग्जाम सेंटर पे एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि शाम को 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक। तो आप सोच के देखो कि उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी जो कि एग्जाम सेंटर पे 1:30 बजे पहुंच गए होंगे, क्योंकि लास्ट गेट क्लोजिंग डेट टाइम वही था कि 1:30 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो एक बच्चा सुबह 1:30 बजे यानी कि दोपहर 1:30 बजे एग्जाम सेंटर में घुसा और 6 बजे उसको पेपर मिलता है। हालांकि पेपर तो पहले भी मिलता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उनसे वापस पेपर लेकर ले लिया जाता है और दोबारा पेपर 6 बजे से लेकर 9:30 के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उन टीचर्स की वजह से जो कि इन्विजिलेटर्स थे, या फिर ये कह लो कि किसी की भी गड़बड़ी मान लो, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने उनसे आपने जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मांगी थी उन्होंने वो भरी थी। उसके बाद में जो भी मिस्टेक हुई थी वो आपकी तरफ से हुई थी। तो ये बच्चा कैसे कोई स्कोर करेगा उतना ज़्यादा जितना कि वो 1:30 बजे के एग्जाम में करता। लेकिन फिर भी आप बोलते हो कि इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज। ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन हम बात आपकी नहीं, हम उन स्टूडेंट की कर रहे हैं जो कि पिछले काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यूसली। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ना सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी। अब वो किस डिप्रेशन में है वो आप बड़े आसानी से समझ तो नहीं सकते, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं तो शायद आप इनको सुन पाओ। नेक्स्ट और बात करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दिख जाएंगी। एक बात करते हैं कि 18 साल की एक बच्ची अर्शिता देव, जिसकी ओमार सीट जो कि उसने चेक की थी, जब एनटीए ने ओमार सीट जब जारी की थी अपने पोर्टल के ऊपर, तब उन्होंने देखा था, अपने स्कोर चेक किए थे, तब उसको 384 मार्क्स मिल रहे थे। लेकिन जब फाइनल आंसर की यानी कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब उसको 308 मार्क्स मिलते हैं, जहां पर 80 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये कैसे है कि जो ऑफिशियल आंसर की आपने दी उसमें बच्चे को कुछ अलग मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन जब ऑफिशियल रिजल्ट आपने डिक्लेयर किया उसमें इतने मार्क्स का डिफरेंस कैसे आ सकता है। ठीक इसी तरीके की एक इन्फॉर्मेशन शेख मोहम्मद शोएब, जो कि 21 साल के एक बच्चे हैं, जिनको कि अपनी ऑफिशियल आंसर की से 615 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जब रिजल्ट उनको मिलता है तो वहां पर ओनली 605 मार्क्स मिलते हैं, जहां पर 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका आंसर कौन देगा, ये भी हमें बताओ। लेकिन बात करें अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र जी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि पहले भी वही थे अब भी वही हैं, इनके
जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नीट के रिगार्डिंग नहीं है या फिर किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। आप पिछले कुछ दिनों का ये डेटा चेक कर सकते हो उनके ट्विटर अकाउंट का, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लगाने की कोशिश की है। हालांकि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट की जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है और हम उनके साथ में काफ़ी टाइम से खड़े हुए हैं, तो हम अब उनके साथ खड़े रहेंगे। और क्योंकि आप ही पहले भी एजुकेशन मिनिस्टर थे और अब भी है, तो आपने कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब आपसे सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि एग्ज़ाम में क्या दिक्कत हुई है क्या नहीं हुई है, तो आपने वहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया कि एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, एग्ज़ाम एंड फेयर एंड स्क्वायर तरीके से हो गई। जब आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट हुई है? तो इसका जवाब भी आप हमें ज़रूर दे सकते हो। स्टूडेंट आपको क्या लगता है, पेरेंट्स आपको क्या लगता है, क्या ये होना चाहिए या फिर नहीं? आप मुझे ज़रूर बताओ। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और जो कि एनटीए की तरफ से हुआ था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि आपको पता है कि 13 जून को यहाँ पर सुनवाई थी अलग सर और एनटीए की तरफ से, यानी कि अलग सर ने पार्टिसिपेट किया था स्टूडेंट की तरफ से एनटीए के विरुद्ध। तो सुप्रीम कोर्ट में जब अलग सर ने वहाँ पर क्वेश्चन रेज किए तो एनटीए ने बिना किसी आपत्ति के ये मान लिया कि ग्रेस मार्क्स देने में हमसे गलती हुई है और ये ग्रेस मार्क्स हमने गलती से दिए हैं, यानी कि हमको नहीं देने चाहिए थे। और बिना किसी ऑफेंस के उन्होंने ये मान लिया कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम ग्रेस मार्क्स जितने स्टूडेंट को दिए हैं वो वापस लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये रीनीट उन 1563 स्टूडेंट को, क्योंकि हमने ग्रेस मार्क्स दिए थे तो उनके लिए हम रीनीट एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। और जो बच्चा एग्ज़ाम देना चाहे वो वेल एंड गुड, अगर जो बच्चा एग्ज़ाम नहीं देना चाहता तो उनका वो पुराने वाला रिजल्ट ही, यानी कि पुराने वाले मार्क्स ही माने जाएंगे और उसमें से ग्रेस मार्क्स जितने दिए थे उनको डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये बात कही है एनटीए ने, लेकिन यही बात तो हम पिछले 10 दिनों से आपको बता रहे थे, तब आपने इसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया? आप सिर्फ हमें एक ही बात का रिप्लाई देते रहे थे कि टाइम लॉस की वजह से हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया। और जब आपसे ये पूछा गया कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पर दिए गए, तो आपने वो क्लेट एग्जाम 2018 के लॉज के अकॉर्डिंग आप हमने एक पकड़ा दिया कि हाँ इस वजह से हमने, यानी कि इस एग्जाम को बेसिस मानकर आपको हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक नोटिस दिखा रहा हूँ, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो क्लेट के एग्जाम के टाइम लॉस के ऊपर या फिर सर्वर डाउन के लॉस के ऊपर जो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं वो नीट के एग्जाम, यानी कि मेडिकल का एग्जाम जो कि नीट ही होता है, इसके अलावा तो कोई होता नहीं है। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग इन दोनों एग्जाम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो फिर आपने इसको क्यों अप्लाई इसके ऊपर कर दिया और बिना किसी स्टूडेंट को पूछे, जो कि आज तक आपने नहीं किया था वो आपने कर दिया, और वो भी वैसे किया जिस एग्जाम में अप्लाई नहीं हो सकता उसी में आपने अप्लाई कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करना और लाइक कर देना यहीं पे। अब बात करते हैं कि रीनीट 2000 जो स्टूडेंट हैं 1563 स्टूडेंट, इन्होंने कौन से फिर ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से इनको पहले ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है, जो कि इनका स्कोर जो कम हो सकता था वो इंक्रीज होकर इतना ज़्यादा हो गया कि ये टॉपर्स बन गए। इसके अलावा अब इन्होंने सारे अच्छे काम इन्होंने ही किए थे, तो जिन्होंने, यानी कि इन बच्चों ने जो अच्छे काम किए हैं वो बाकी बचे हुए स्टूडेंट जो कि 23 लाख हैं उनको भी बता दो, तो वो भी उसी मंदिर में जाके धोख लगाएंगे, उसी बाबा के पास जाके भभूति लेके आएंगे जहाँ पर ये बच्चे लेके आए थे, जिसकी वजह से उनको भी ऐसे ग्रेस मार्क्स मिल जाए और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि कहीं पर भी अगर केस ना भी मानने वाला हो तो भी इन्हीं के फेवर में सब कुछ हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या 1563 स्टूडेंट ही रीनीट चाहते थे? आपने उन स्टूडेंट का डेटा भी मांगा होता जिनकी वजह से, यानी कि ये तो 1563 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने की पिटीशन फाइल की थी। अगर जिन स्टूडेंट के साथ में बुरा हुआ था और वो पिटीशन फाइल नहीं कर पाए या फिर पिटीशन फाइल नहीं कर सकते थे, उनका क्या, उनका टाइम लॉस के बारे में कौन सोचेगा? तो यही हम चाहते हैं कि इन बच्चों ने कौन सा पुण्य का काम किया था, क्योंकि इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी थी, ये इनका सबसे अच्छा काम था। तो फिर ये खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझते होंगे। तो उन 23 लाख स्टूडेंट का क्या होगा जो भी इस कहीं ना कहीं अफेक्टेड थे, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते थे या फिर बताने के लायक नहीं थे, तो आप उनके बारे में कौन सुनेगा? तो ये हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सभी के लिए रीनीट होना चाहिए, ना सिर्फ 1563 स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि इससे कट ऑफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या कुछ होने वाला है। तो बहुत सारे नोटिस आपने स्क्रीन के ऊपर देखे होंगे जो कि मैंने लगाने की कोशिश की है। कल वीडियो में इसीलिए नहीं बना पाया, हालांकि एक अपडेट मैंने दिया था कि एग्ज़ाम 23 को फिर से रीनीट हो रहा है उसके बाद में, क्योंकि मैं चाहता था कि पूरे रिसर्च के साथ आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँ जिसमें कि आपको बता पाऊँ
कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ था। तो फाइनल डिसीजन अब 8 जुलाई 2024 को होने वाला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन करेगा। और हमें पूरा विश्वास है, पूरा बिलीव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि वो इस फेवर में होंगे, अपने फेवर में होंगे, क्योंकि एनटीए ने ये मान लिया है कि उनसे गलती हुई है ग्रेस मार्क्स देने में या फिर ये सिस्टम लगाने में। तो डेफिनेटली एक गलती हुई है तो बाकी गलतियां भी हुई होंगी, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें उन्होंने घुमाई है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लूप होल से बाकी की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। लेकिन उससे पहले 23 जून को नीट का एग्जाम है, यानी कि री नीट है 1563 स्टूडेंट का। उसमें से कितने स्टूडेंट देना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर मैं लगा दूंगा आपके लिए, तो वो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा बिलीव है, लेकिन यहाँ पर एनटीए बोल रहा है कि वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही काउंसलिंग भी स्टार्ट कर देगा। 13 जून को उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिनकी एग्जाम रीनीट हो रही है। तो इतनी जल्दी सिस्टम होगा तो ये पॉसिबल नहीं लगता है कि कोई ये चीज़ें हो पाए, 1 जुलाई तक काउंसलिंग स्टार्ट कर पाए। लेकिन एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। अब बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी अब हो सकती है। अब ये आप समझ सकते हो कि कितने स्टूडेंट क्वालिफाइड थे। 790 स्टूडेंट क्वालिफाइड थे इन 1563 स्टूडेंट के अंदर। तो इनका ग्रेस मार्क्स अगर हटा लिया जाता है बाकी स्टूडेंट का, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर, वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, जो स्टूडेंट हैं जिनको की एग्जाम देने की परमिशन नहीं है, जो कि 1563 स्टूडेंट के अंदर नहीं आते, तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि 1 मार्क्स का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसके अंदर फ्लक्चुएट होगी। तो 1563 स्टूडेंट से ग्रेस मार्क्स वापस कट कर लिए जाएंगे, जिससे कि इसमें से 790 स्टूडेंट क्वालिफाइड थे। अब उसमें से ग्रेस मार्क्स हटा लिया जाएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्क्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर के डिफरेंस से भी रैंक में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अप एंड डाउन होंगे, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कट ऑफ हाई ही रहेगी। तो मैं बात करता हूँ कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 615 से लेकर 630 के बीच में है, वो अपनी पढ़ाई वापस स्टार्ट कर देना, क्योंकि पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो अपन को पूरा बिलीव है क्योंकि अपने पॉइंट सारे वैलिड हैं, कोई भी फेक पॉइंट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपन को पूरा बिलीव है कि वो डिसीजन अपने फेवर में देंगे। क्योंकि फेवर की बात नहीं है, जो सही है उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देंगे। तो क्योंकि रीनीट सबके लिए पॉसिबल हो सकता है, 8 जुलाई के लिए अपन को वेट करना पड़ेगा। उससे पहले जितने भी इंफॉर्मेशन आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इसी तरीके से, अगर आप सपोर्ट करते रहोगे। और तो आपके लिए एक ही बात है कि जिनका स्कोर 600 से ज़्यादा है या फिर उससे नीचे है, वो कोशिश करो कि पढ़ना स्टार्ट कर दो उसी इफेक्टिव तरीके से जिस तरीके से आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि रीनीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं रैंक के ऊपर। क्योंकि अगर रीनीट नहीं होता है आप सभी का, तो कट ऑफ के ऊपर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि थोड़ा बहुत पड़ेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप एक बात क्लियर करके चलो कि कट ऑफ तो हाई ही रहेगा, जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही हो सकता है थोड़े मार्क्स कम हो जाएं। मार्क्स के ऊपर एडमिशन होता भी नहीं है, वो आपके रैंक के ऊपर होगा। तो रैंक में डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत कम चांसेज हैं कि लग रहा है। तो आप स्टडी अपनी स्टार्ट कर दो, तो रिजल्ट के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उतना ज़्यादा। बट आगे क्या क्या प्रोसेस होगी वो आपको हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से स्टार्ट कर दो अपना पढ़ना। अब बाकी वेट करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट का, जिसके ऊपर अपन को पूरा बिलीव है कि वो अपने फेवर में डिसीजन आएगा, तो फिर आपको अपडेट मिलेगी। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आप अपनी राय आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।